नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड केस यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल का डिस्कशन जो कि रिलेटेड है लोकायुक्त से। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कंटेस्ट क्या है। कंटेस्ट ये है कि जो गोवा के लोकायुक्त हैं उनका नाम है जस्टिस प्रफुल्ल कुमार मिश्रा। इनका रिसेंटली रिटायरमेंट हो गया है और अपने रिटायरमेंट के टाइम पर इन्होंने ऐसे कुछ की पॉइंट्स को हाईलाइट किया है जिन पॉइंट्स से लेकर इश्यूज को जस्टिस प्रफुल्ल कुमार मिश्रा को डील करना पड़ा था। क्या क्या समस्याएं थी लोकायुक्त को, उन्होंने वो हाईलाइट की हैं। तो हमारे लिए लोकायुक्त इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त होते क्या हैं। ये दोनों ही बहुत फ्रिक्वेंट टर्म्स हैं, आपने कभी ना कभी ये सुनी होंगी और आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड। सबसे पहले ये समझिए कि लोकपाल जो होता है वो एक अथॉरिटी होती है जो कि करप्शन से डील करती है, और वैसे ही लोकायुक्त भी होता है, वो भी करप्शन से रिलेटेड केसेस को डील करता है। अब लोकपाल जो होता है वो सेंट्रल लेवल पर होता है और वहीं लोकायुक्त जो होता है वो स्टेट लेवल पर होता है। ऑलराइट, इन दोनों की शुरुआत जो है वो इंडिया में कब से हुई? तो एक एक्ट लेके आई थी सरकार, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। वहां से लोकपाल और लोकायुक्त की शुरुआत होती है और उनको एस्टैब्लिश किया जाता है। एक एक्ट सरकार लेके आई थी, यानी कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, सरकार ने एक एक्ट लाके, एक कानून लाके इन दोनों बॉडी को स्टैब्लिश किया है। इस स्टैब्लिश करने के पीछे भी एक इंपॉर्टेंट रीजन था सरकार का। 2013 में ही एक बहुत फेमस मूवमेंट हुआ था, करप्शन मूवमेंट के नाम से, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो कि अन्ना हजारे ने लीड किया था। वहां पर एक डिमांड उठी थी, एक जो मेजर पॉइंट था इस आंदोलन का वो ये था कि एक लोकपाल और लोकायुक्त होना चाहिए जो कि करप्शन से डील करेंगे, ऐसे ऑफिसर्स होने चाहिए। तो इसी को रिलेटेड सरकार जो है दबाव में आती है और वो एक एक्ट पास करती है लोकपाल और लोकायुक्त का, जो कि 2013 में आया। इसको प्रेसिडेंट ने जो है अपनी असेंट दे दी थी 1 जनवरी 2014 को और 16 जैन 2014 को ही ये फोर्स में आ जाता है। इंस्टीट्यूशन जो है स्टैट्यूटरी बॉडी हम डिस्कस कर चुके हैं, विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ये पॉइंट याद रखिएगा। ऑलराइट, अब ये जो टर्म है आपकी लोकपाल एंड लोकायुक्त, इसको कॉइन करने वाले व्यक्ति का नाम था डॉक्टर LM शांघवी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कभी आपसे किसी भी स्टैटिक एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन थे वो व्यक्ति जिन्होंने लोकपाल लोकायुक्त को कॉइन किया, तो उनका नाम होगा LM शांघवी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त का जो बैकग्राउंड है वो कहां से आता है। क्या इंडिया पहली कंट्री ऐसी है जिन्होंने लोकपाल और लोकायुक्त की बॉडी को अपॉइंट किया है? तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये पॉइंट याद रखिएगा आप। ये आर्ग्यूमेंट जो है, ये पॉइंट जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी कई ऐसी अलग अलग देश हैं जिन्होंने इस अथॉरिटी को ऑलरेडी अपने देश में लाके आ चुके हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी स्वीडन में। 1809 की बात है। स्वीडन ने सबसे पहले इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बुड्समैन, इस अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया जो कि करप्शन से रिलेटेड मैटर्स पर डील, अपनी जजमेंट देगी और कार्रवाई भी करेगी। फिर 20th सेंचुरी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफी देशों ने इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब ओम्बुड्समैन का जो ऑफिस है या फिर लोकपाल का जो ऑफिस है वो फेमस होता है 1962 में। 1962 में क्या होता है, दो कंट्रीज होती हैं, न्यूजीलैंड और नॉर्वे, जो इस सिस्टम को अडॉप्ट करती हैं अपने देश में और बहुत इफिशिएंटली ये काम करती हैं अपना। इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और काफी सारा जो करप्शन है इन दोनों ही देशों में वो कम हो जाता है। तो इसी से बाकी के देश भी जो होते हैं वो काफी ज्यादा प्रमोट होते हैं और कोशिश करते हैं कि वो भी अपने देश में ऐसी एक बॉडी को स्टैब्लिश करेंगे। तो वहीं देखिए 1962 में न्यूजीलैंड ने किया और नॉर्वे ने किया। अब 1966 में इंडिया में भी ये काम होना स्टार्ट हो गया। वहां 1966 से लोकपाल की जो है शुरुआत इंडिया में हो जाती है। बट वहां पर क्या होता है कि एक रिपोर्ट आती है, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे इसके चेयरपर्सन का नाम बताना है कि फर्स्ट जो ARC रिपोर्ट आई थी 1966 में, उसके चेयरपर्सन कौन है। ऑलराइट, कमेंट बॉक्स में उसका जरूर मुझे आंसर बताइएगा। ये जो रिपोर्ट में गाइड एक बात बोलते हैं कि हमें एक दो इंडिपेंडेंट बॉडी को, अथॉरिटी को स्टैब्लिश करना चाहिए। एक बॉडी सेंट्रल लेवल पर होगी, दूसरी स्टेट लेवल पर होगी, जिनका काम होगा कि जो कंप्लेंट्स आएंगी पब्लिक फंक्शनरीज के अगेंस्ट, उन कंप्लेंट्स पर वर्क करने की इन दोनों अथॉरिटीज का काम होगा। सरकार क्या करती है, इन रिपोर्ट्स को मानती है, जो कमीशन के द्वारा बोली जाती हैं बातों को मानती है और एक बिल लेके आती है लोकसभा में। बट लोकसभा में
क्या होती है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। इसी कारण ये जो बिल है वो पास नहीं हो पाता है। फिर बात आती है 2002 की, जहां पर जो कमीशन है, एक कमीशन अपॉइंट की जाती है जिसका नाम होता है रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कमीशन का नाम याद रखिएगा। इसको हेड किया था M.N. वेंकटाचार्य ने। ये पॉइंट को याद रखिएगा, इन्होंने इसको चेयर किया था और इन्होंने एक बात बोली थी कि हमें लोकपाल और लोकायुक्त को अपॉइंट करना चाहिए सेंट्रल और स्टेट लेवल पर, बट प्राइम मिनिस्टर को बाहर रखना चाहिए एम्बिट ऑफ द अथॉरिटी से। यानी कि जो अथॉरिटी होंगी आपकी, जो लोकपाल होगा, वो प्राइम मिनिस्टर को इंक्वायरी नहीं कर पाएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आती है तो उससे रिलेटेड मैटर को लोकपाल डील नहीं कर सकेगा। ये बात इस रिपोर्ट में बोली जाती है। फिर बहुत सारी कोशिश की जाती है। सेकंड ARC रिपोर्ट आती है आपकी। सेकंड ARC रिपोर्ट के जो चेयरपर्सन थे उनका नाम था वीरप्पा मोइली, जो कि 2005 में आती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां से आपके 3 क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहले तो उसने रिकमेंडेशन क्या दी, कब आई थी ये रिपोर्ट, और अगला ये जो कमीशन थी उसको हेड किसने किया था। ये तीनों आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इसमें क्या रिकमेंडेशन दी गई थी, तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि लोकपाल की जो बॉडी अथॉरिटी है हमें उसे विदाउट एनी डिले स्टैब्लिश करना चाहिए, ठीक है। फिर मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए गए, मल्टीपल कोशिश की गई। 2011 में भी सरकार ने कोशिश की लाने की, लेकिन बिल जो है वो पास नहीं हो पाता था लोकसभा से। फिर एंड में चल के 2013 में पूरा मूवमेंट चलता है और बॉडी को स्टैब्लिश कर दिया जाता है। ये बातें आपको पता है। अब ये जो बिल लाया गया था 2013 में, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं 2016 में, ठीक है। वो क्या अमेंडमेंट किए गए उन्हें भी एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया वो ये था कि एक पूरी अथॉरिटी होती है जो कि लोकपाल को सेलेक्ट करती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एक कमेटी होती है, सर्च कमेटी जिसे हम बोलते हैं। वो कमेटी जो है वो रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि ये व्यक्ति जो है वो लोकपाल होगा, इसको आप अपॉइंट कर दीजिए, और प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है। उससे पहले उस कमेटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन एक पॉइंट याद रखिए, उस कमेटी का मेंबर होता है लीडर ऑफ द अपोजिशन। अब 2016 में आपको पता है 2014 में कोई भी ऐसे पार्टी नहीं थी जो कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। आपको अगर लीडर ऑफ अपोजिशन बनना हो किसी भी पार्टी को तो मिनिमम 10% सीट्स जो है उनके पास होनी चाहिए। लेकिन 2014 में जब इलेक्शन हुए थे तो किसी भी पार्टी को 10% सीट्स नहीं मिली। जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी वो थी कांग्रेस, जिसको 44 सीट मिली थी लोकसभा में, और मिनिमम सीट होनी चाहिए 54.5। आपको पता होगा, इतना बेसिक मैथ से आप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब कोई भी पार्टी जो थी वो अपोजिशन पार्टी नहीं थी, तो इसमें चेंज किया गया कि अब जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी उसका जो लीडर होगा वो भी सेलेक्ट कमेटी का मेंबर बन सकेगा। ये चेंज किया गया 2016 में। ऑलराइट, इस पॉइंट को याद रखिएगा, आगे चल के मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि लोकपाल में कौन कौन सी बॉडीज होती हैं, कितनी मेंबर की बॉडी होती है। तो ये जो टोटल होती है वो 8 मेंबर्स की बॉडी होती है विथ अ चेयरपर्सन। इसका एक चेयरपर्सन भी होता है। अब ये जो चेयरपर्सन होता है इसका, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, वो क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो या तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि इसका चेयरपर्सन कौन हो सकता है, तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो भी हो सकता है। इसके अलावा एमिनेंट जूरिस्ट का जो है, एमिनेंट पर्सन का, वो भी लोकपाल बन सकता है। बस शर्त यह है कि वो इनकैपेबल इंटीग्रिटी का हो, उसकी इंटीग्रिटी पर किसी को भी डाउट ना हो, फिर आउटस्टैंडिंग एबिलिटी हो, उसमें शो किया हो, उसकी एक पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी हो, हैविंग स्पेशल नॉलेज हो उसके पास, ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 25 ईयर्स का इन मैटर रिलेटेड टू एंटी करप्शन पॉलिसीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, फाइनेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, लॉ एंड मैनेजमेंट। इन चीज़ों से रिलेटेड उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 25 ईयर्स का। ये पॉइंट याद रखिएगा आप। फिर इसके जो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स का या तो वो फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो या फिर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, वो इसके जुडिशियल मेंबर बन सकते हैं। इसमें कुछ नॉन जुडिशियल मेंबर्स की भी बात की गई है कि कुछ नॉन जुडिशियल मेंबर्स भी इसके पार्ट हो सकते हैं। उनके पास भी अगेन 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंटी करप्शन पॉलिसीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, फाइनेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड बैंकिंग से रिलेटेड मैटर्स में। ऑलराइट, अभी जो उसका चेयरपर्सन होता है वो 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है और मिनिमम एज जो है उसकी, जो मैक्सिमम एज है वो 70 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगेन चलते हैं आगे और अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं।
अब ये जो मैं बात कर रहा था इसकी एक सेलेक्ट कमेटी की, वो पॉइंट आ गया। तो सेलेक्ट कमेटी में कौन कौन होते हैं, कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सेलेक्ट करते हैं कि अगला लोकपाल कौन बनेगा? तो वो होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, जो कि चेयरपर्सन होते हैं इस सेलेक्ट कमेटी के। फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है इन द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इसका एक मेंबर होता है, एंड और अ जज नॉमिनेटेड बाय हिम। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं आ पा रहा है तो उसके द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कौन कौन मेंबर होते हैं। चलते हैं आगे, और अगला पॉइंट है कि फॉर सेलेक्टिंग द चेयरपर्सन एंड द मेंबर जस्ट सिलेक्शन कमिटी कॉन्स्टिट्यूट अ सर्च पैनल फॉर एट लीस्ट 8 पर्सन। एक सर्च पैनल भी होता है सर्च कमेटी के पास। चलते हैं आगे, अब लोकपाल सर्च कमेटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्या चेंजेस थे हम वो भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर जो चेंजेस किए गए 2016 में हमने उनको डिस्कस कर लिया है। हम थोड़ा सा समझते हैं आगे का कि 2018 सितंबर 2018 में गवर्नमेंट हैड कॉन्स्टिट्यूटेड अ सर्च कमेटी, जिसको हेड किया था फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। इन्होंने उसको हेड किया था इस कमेटी में। ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, रिसेंटली इनकी अपॉइंटमेंट भी हुई है, ठीक है। क्या नाम है ये भी कमेंट में बता दीजिएगा कि हु इज द करेंट लोकपाल ऑफ इंडिया। ऑलराइट, फिर अब जो लोकपाल है उसकी क्या पावर्स होती हैं और उसका जुरिडिक्शन कहां तक होता है, वो किन किन लोगों पर कार्रवाई कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि वो सारे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ग्रुप ए बी सी एंड डी ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इन सभी को वो अपने एम्बिट में ले सकता है। फिर लेकिन साथ ही साथ कुछ एक्सेप्शन भी हैं। इन एक्सेप्शन जो हैं उन्हीं पर लेकर थोड़ा सा विवाद रहता है हमेशा। तो जो प्राइम मिनिस्टर को वो इन्वेस्टिगेट तो कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल मैटर्स हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर को इन्वेस्टिगेट करने की पावर लोकपाल को नहीं दी गई है। कौन कौन से वो मैटर्स हैं? अगर वो कोई जो मैटर है वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो, सिक्योरिटी हो, या फिर द पब्लिक ऑर्डर हो। अब ये जो पब्लिक ऑर्डर ना, यही जो है थोड़ा सा केंद्र होता है विवाद का। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, इनसे रिलेटेड अगर कोई मैटर होते हैं तो लोकपाल जो है प्राइम मिनिस्टर से डील नहीं कर सकता, उसको अपने एम्बिट में नहीं ले सकता। फिर वो सभी मिनिस्टर्स और एमपीज को कर सकता है, ये पॉइंट भी आपको पता होगा। इट्स जुरिडिक्शन आल्सो इंक्लूड्स एनी पर्सन हु और शी इज इन चार्ज, डायरेक्टर, मेंबर, सिक्योरिटी और एनी बॉडी, सोसाइटी सेटअप बाय सेंट्रल एक्ट और एनी अदर body finance controlled by central government and any other person involved in act of abetting, bribe giving और bribe taking। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। बेसिक से पॉइंट्स हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकता है वो सभी को। साथ ही साथ जो लोकपाल होता है उसकी पावर होती है कि वो सीबीआई को भी डायरेक्शन दे सकता है, इवन सीबीआई के डायरेक्शन को सुपरसिडेंट भी कर सकता है, उनके ऊपर भी जा सकता है और उन्हें भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लोकपाल के पावर्स जो पावर होती है वो सिविल कोर्ट की पावर होती है, वो सिविल कोर्ट से रिलेटेड मैटर्स को भी डील कर सकता है। साथ ही साथ किसी के असेट रिसीट एंड बेनिफिट अराइजिंग और प्रोक्यूर्ड बाय मींस ऑफ करप्शन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, उससे रिलेटेड भी वो चीज़ें हैं उनको सीज करने की पावर उसके पास दी गई है। फिर अगला पॉइंट, लोकपाल हैज़ द पावर टू रिकमेंड ट्रांसफर एंड सस्पेंशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ट्रांसफर वगैरह कर सकता है। ये पॉइंट क्लियर होगा आपको, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। एंड अगेन पावर टू गिव डायरेक्शन टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ये भी उसके पास है कि वो जब इंक्वायरी करे तो इस चीज़ को भी अश्योर करे कि किसी प्रकार से कोई जो रिकॉर्ड्स हैं या फिर जो स्टार्टिंग में जो चीज़ें होती है उनको डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सके, ताकि इन्वेस्टिगेशन जो है सही तरीके से रिजल्ट दे पाए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। कल से यानी कि आज से ही आपका ये जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी हैं डेली करंट अफेयर की अगेन, और उम्मीद है कि आपका जो एग्जाम है वो अच्छा गया हो। कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना एक्सपीरियंस जो है वो बता सकते हैं। आप में से कितनों ने एग्जाम दिया है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि आपके एग्जाम कैसा गया, आपको क्या पॉजिटिव लगा, क्या नेगेटिव लगा। ऑलराइट, फिर साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आपको क्या वीकनेस आपके सामने आई आपके, या फिर आपकी जो स्ट्रेंथ है कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगेन अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा नहीं गया है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे चल के वो और मेहनत करे और अगली बार अच्छा अटैम्प्ट दे, और जिनका अच्छा गया है तो अब वो और ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएं, मेंस के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और हम कोशिश करेंगे कि हम धीरे धीरे करके सारे पेपर को जो है जो पूरे
100 क्वेश्चन है उनको हम अपने डिस्कशन में इंक्लूड कर लें। सारे क्वेश्चन जो है हम एक साथ तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी डेली 2 3 4 करके क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।